और अधिगम के पिछले वीडियो में हमने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत एवं स्किनर के द्वारा बताया गया पुनर्बलन एवं पुनर्बलन अनुसूची के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं पुनर्बलन, परबलन एवं सबलीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन, परबलन एवं सबलीकरण का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रतिपादन क्लार्क हल के द्वारा किया गया है। तो क्लार्क हल का पुनर्बलन, परबलन एवं सबलीकरण का सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में H.C. हल, हेनरी क्लार्क हल एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। क्लार्क हल ने क्या किया? एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया और पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सिद्धांत। क्या नाम था? व्यवहार के सिद्धांत। 1915 ईस्वी में क्लार्क हल ने अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सिद्धांत, इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के बाद में इसी पुस्तक के अंतर्गत 1915 ईस्वी में, कब? 1915 ईस्वी में अपना जो पुनर्बलन का सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पुनर्बलन के सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया, ठीक है। तो पुनर्बलन, परबलन एवं सबलीकरण का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया? क्लार्क हल ने इसका प्रतिपादन किया। क्लार्क हल ने 1915 ईस्वी में, कब? 1915 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सिद्धांत, इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और प्रकाशन करवाने के साथ इसी पुस्तक के अंतर्गत अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत में क्लार्क हल ने प्रयोग किस जानवर पर किए। तो क्लार्क हल ने एक से अधिक चूहों तथा बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? एक से अधिक चूहों तथा बिल्ली पर प्रयोग किया। एक से अधिक चूहों तथा बिल्ली पर प्रयोग किया और चूहों तथा बिल्ली पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला। चूहों तथा बिल्ली पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी अपनी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखता है। पूरा करने के लिए सीखता है। पूरा करने के लिए सीखता है, ठीक है। क्लार्क हल ने प्रयोग किस पर किया? चूहों तथा बिल्ली पर, यानी एक से अधिक चूहों पर प्रयोग किया और चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी अपने शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को, यानी उसको शरीर में कोई कमी महसूस होती है या फिर मस्तिष्क में किसी प्रकार की हलचल वगैरह होती है, तो शारीरिक एवं मानसिक कोई भी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखता है। अर्थात क्लार्क हल ने इस बात को भी सिद्ध किया कि प्राणी की जब कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई शारीरिक या फिर कोई मानसिक आवश्यकता नहीं होती है, तो प्राणी कभी भी नहीं सीखता है। किस आधार पर सीखता है? अपनी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखता है। कैसे सीखता है? कि क्लार्क हल ने एक भूखे चूहे को, किसको? एक भूखे चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया। क्लार्क हल ने एक भूखे चूहे को क्या किया? इस पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में बंद करने के बाद बाहर एक तरफ भोजन रख दिया। पिंजरे के बाहर क्या रख दिया?
भोजन रख दिया। भोजन रखने के बाद पिंजरे के एक तरफ एक दूसरी चुहिया रख दी। क्या रख दी? एक दूसरी चुहिया रख दी। ठीक है। प्रयोग किस पर किया? एक भूखे चूहे पर प्रयोग किया। भूखे चूहे पर प्रयोग किया। भूखे चूहे पर प्रयोग करने के बाद में क्या किया कि चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया, भूखा रखा गया। बाहर एक तरफ भोजन रख दिया। भोजन रखने के बाद एक तरफ क्या कर दी? एक चूहिया रख दी। जब भूख के कारण इस चूहे को शारीरिक आवश्यकता हुई, भूख की आवश्यकता हुई, शरीर में बेचैनी, चिंता, क्रियाशीलता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस चूहे को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में ये चूहा सीधा किसके पास में आया? भोजन के पास में आया। किसके पास में आया? भोजन के पास में आया। क्यों? क्योंकि ये भोजन इस चूहे की कैसी आवश्यकता थी? ये शारीरिक आवश्यकता थी। क्या थी? शारीरिक आवश्यकता थी। और शारीरिक आवश्यकता थी, बाहर भोजन पड़ा हुआ था और सीधा भोजन के पास में आया। अर्थात भोजन तक आने के लिए चूहे ने किस प्रकार की क्रिया की? चूहे ने मानसिक क्रिया की। सोचा समझा कि इधर चूहा है, इधर भोजन है, इधर भोजन है, उसी तरफ गया। इसका मतलब कौन सी क्रिया की? मानसिक क्रिया की। मानसिक क्रिया करके अपनी शारीरिक आवश्यकता थी, शारीरिक आवश्यकता के पास में पहुंच गया। अर्थात इस भूखे चूहे को जो ही किनारा खाने बाहर निकाला, बाहर निकालने के तुरंत बाद में ये कहाँ आया? सीधा भोजन के पास में आया। भोजन करने के बाद में इस चूहे को वापस बंद कर दिया। बंद करने के बाद में दूसरे दिन फिर बाहर निकाला भूखे चूहे को, सीधा भोजन के पास में आया। इस चूहे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। तब चूहे पर निष्कर्ष निकाला कि चूहे की आवश्यकता क्या थी? भोजन थी। तो प्राणी अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीखता है। पिंजरे से बाहर निकाला, बाहर निकालने के तुरंत बाद में सीधा भोजन के पास में आता है, चूहे की तरफ नहीं जाता है। यदि इस चूहे को भोजन पहले पिंजरे के अंदर दे दिया जाता और पिंजरे के अंदर भोजन देकर यदि बाहर निकाल दे तो इस अनुक्रिया में किसी न किसी प्रकार का बदलाव आता कि चूहा भोजन के पास में नहीं आकर अपनी जो प्रतिक्रिया, अपनी जो मानसिक क्रिया वो किसी और दिशा में करता। ठीक है। फिर क्लार्क हल ने क्या किया कि चूहे को चेंज कर दिया कि हो सकता है कि यार ये चूहा सीधा भोजन के पास में आता है, चूहे को चेंज कर दिया। एक दूसरे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में बंद करने के बाद में उस चूहे को भी भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद में बाहर निकाला, बाहर निकालते ही चूहा किसके पास में? सीधा भोजन के पास में, चूहे की तरफ नहीं गया। तो ऐसे एक कहावत सी चलती है कि एक कोई पास में से गुजर रहा था, उसने क्लार्क हल से पूछ लिया कि यार ये क्या कर रहा? बोले यार मैं चूहे पर प्रयोग कर रहा हूँ और मैं हर बार चूहे को भूखे रखता हूँ, बाहर निकालता हूँ, सीधा ये भोजन के पास में आता है, इस चूहे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो बोले क्या किया फिर? बोले मैंने चूहा चेंज करके भी देख लिया। चेंज करने के देखने के बाद में भी वो चूहा भी सीधा किसके पास में जाता है? बोले वो चूहा भी सीधा भोजन के पास में जाता है। बोले यार तू एक बार ऐसा करने की तू चूहा चेंज करके देख से, हो सकता है कि चूहे को ये चूहा बिल्कुल पसंद ही नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब व्यक्ति की कोई शारीरिक और मानसिक आवश्यकता होती है, उसको पूरा करना उसकी आवश्यकता मानी जाती है, तब तो वो क्या करता है? उसके प्रति क्रिया करता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीखता है। लेकिन जब उसकी कोई इस प्रकार की कोई शारीरिक आवश्यकता नहीं थी चूहे के पास में आने की, तब उसने इधर किसी भी प्रकार की मानसिक अनुक्रिया नहीं की। तो क्लार्क हल ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति की जब कोई शारीरिक और मानसिक आवश्यकता होती ही नहीं है, जब नहीं होती है, तो प्राणी कभी भी नहीं सीखता है। ठीक है। तो चूहों का बिल्ली पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखता है। अर्थात प्राणी की शारीरिक और मानसिक आवश्यकता नहीं होती है, तब प्राणी कभी भी नहीं सीखता है। ठीक है। अब क्लार्क हल ने क्या किया कि अब चूहा भूखा है, सीधा भोजन के पास में जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए इस चूहे के व्यवहार की, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति के व्यवहार की, किसकी? एक व्यक्ति के व्यवहार की, एक व्यक्ति के व्यवहार की, एक व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, क्या करने के लिए? एक व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अपने सिद्धांत के अंतर्गत अभिगृहीतु एवं प्रमेयों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? एक व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यक्ति के व्यवहार का, प्राणी के व्यवहार का पता लगाने के लिए
अभिकृतों एवं प्रेमियों की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अभिकृतों एवं प्रेमियों का प्रयोग किया। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अभिकृत क्या होते हैं। अभिकृत क्या होते हैं? तो व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, उन अनुमानों को क्या कहते हैं? अधिकृत कहते हैं। कि एक व्यक्ति के व्यवहार में अनुमान लगाए जाते हैं, उन अनुमानों को किस नाम से पुकारते हैं? अभिकृतों के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि एक कोई टीचर का सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद में जो पहली बार विद्यालय जाता है और विद्यालय जाने के बाद में किसी कक्षा में प्रवेश करता है तो यदि मानो कि वो 10वीं क्लास में, पहली क्लास है और फर्स्ट क्लास में 10वीं क्लास में वो प्रवेश लेता है, लेकिन 10वीं क्लास में प्रवेश लेने के बाद में 10वीं क्लास में 20 विद्यार्थी है और 20 विद्यार्थियों के बारे में वो सबसे पहले अनुमान लगाएगा, प्रश्न पूछकर लगाएगा या फिर उनकी रुचि अभिरुचि को देखकर अनुमान लगाएगा कि इस कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी कितने, सामान्य विद्यार्थी कितने और मंदबुद्धि या पिछड़ी बुद्धि के बालक कितने। इस प्रकार से वो क्या लगाएगा? अनुमान लगाएगा। वो अनुमान लगाएगा कि इन सारे विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थी को है वो प्रतिभाशाली है, 5 विद्यार्थी सामान्य बुद्धि है और 10 विद्यार्थी कैसे मंदबुद्धि या पिछड़े बुद्धि के बालक है जिनको शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। तो व्यक्ति के व्यवहार में जो अनुमान लगाए जाते हैं उसने सीधा अनुमान लगाया कि हो सकता है कि 5 विद्यार्थी, हो सकता है कि कितने विद्यार्थी प्रतिभाशाली, कितने सामान्य बुद्धि है और कितने मंदबुद्धि है। जो अनुमान लगाए जाते हैं उन अनुमानों को अभिकृत के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? अभिकृत में। और जो अनुमान लगा लिए जाते हैं बाद में कि 5 विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, 5 विद्यार्थी सामान्य बुद्धि है और 10 बालक है मंदबुद्धि है, जो अनुमान लगा लिया जाता है उन अनुमानों को किस नाम से पुकारते हैं? उन अनुमानों को प्रेमियों के नाम से पुकारते हैं। कि एक व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत के अंदर अभिकृतों एवं प्रेमियों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अभिकृतों एवं प्रेमियों का प्रयोग किया। अभिकृत वो स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अनुमान लगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, सीधा भी अनुमान लगा सकते हैं। जो अनुमान लगा ले कि ईमानदार है तो वो ईमानदार शब्द निकल गया है, वो क्या कहलाए? वो प्रेम्य कहलाए। यदि बेईमान है, बेईमान निकल गया तो वो क्या कहलाए? प्रेम्य निकल गया। अर्थात कक्षा में प्रस्तुत होने के बाद में एक अध्यापक ने अनुमान लगाया कि 20 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, कितने सामान्य है और कितने मंदबुद्धि है, तो ये अभिकृत हो गया। और जो अनुमान लगाया उस अनुमान को क्या कहते हैं? उस अनुमान को प्रेमियों के नाम से जाना जाता है। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में 17 अभिकृतों एवं 133 प्रेमियों का प्रयोग किया। ठीक है, अपने सिद्धांत में 17 अभिकृतों एवं 133 प्रेमियों का प्रयोग करके अपने सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। अर्थात अपने सिद्धांत में इस गणितीय प्रक्रिया को अपनाया। इसलिए इस क्लार्क हल के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को गणितीय निगमनात्मक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितीय निगमनात्मक विधि भी कहते हैं। गणितीय निगमनात्मक विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। मैथमेटिकल डिडक्टिव मेथड के नाम से भी पुकारते हैं। गणितीय निगमनात्मक विधि मैथमेटिकल डिडक्टिव मेथड के नाम से भी पुकारा जाता है। कि क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में 17 अभिकृतों एवं 133 प्रेमियों का प्रयोग करके अपने सिद्धांत की व्याख्या की। अर्थात इस गणितीय प्रणाली को अपनाया अपने व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए। अतः सिद्धांत को गणितीय निगमनात्मक विधि अर्थात मैथमेटिकल डिडक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है,
इसके बाद में क्लार्क हल ने अपना जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में एक सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया। क्या किया? एक सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया, सीखने का सूत्र दिया, सीखने का एक सूत्र प्रस्तुत किया। सूत्र प्रस्तुत किया एस कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल आर। सीखने का एस एस स्टिमुलस स्टिमुलस, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स, उद्दीपक उद्दीपक और रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स, ये सूत्र दिया। और ये जो सूत्र है इसका पर्सन है, ये पर्सन है पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी, उस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम और सीटेट की एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और इसके साथ में जो अपने 11वीं क्लास की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं क्लास की बुक है, उस बुक में भी ऐसा का ऐसा एक पर्सन दिया हुआ है। पर्सन दिया हुआ है कि निम्न में से उद्दीपक उद्दीपक के संबंध में कौन सा सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो स्टिमुलस और स्टिमुलस के बारे में दो ही सिद्धांत महत्वपूर्ण रखते हैं, एक तो क्लार्क हल का पावलोव का सिद्धांत है और इसके अलावा एक क्लार्क हल का सिद्धांत है। इसमें इसने एस की प्रक्रिया को सीखना कहा है। ठीक है, तो सीखने के लिए सूत्र प्रस्तुत किया और सूत्र था एस एस यानी स्टिमुलस स्टिमुलस से रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स। ये स्टिमुलस स्टिमुलस रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स क्या है? सिद्धांत के इस सूत्र की हम सबसे पहले व्याख्या करते हैं। क्लार्क हल ने प्रयोग करके सिद्ध किया कि व्यक्ति के सामने, किसके सामने? व्यक्ति के सामने, व्यक्ति के सामने जब उद्दीपक स्टिमुलस उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति के सामने सबसे पहले क्या किया जाता है? किसी प्रकार का कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। इस उद्दीपक को क्लार्क हल ने कैपिटल एस के माध्यम से प्रस्तुत किया। स्टिमुलस को क्या नाम दिया? कैपिटल एस के माध्यम से प्रस्तुत किया कि व्यक्ति के सामने जब सबसे पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसमें? व्यक्ति के मस्तिष्क में संवेदी तंत्रिका आवेग, संवेदी तंत्रिका आवेग, संवेदी तंत्रिका आवेग, सेंसोरी न्यूरल इंपल्स, सेंसोरी न्यूरल इंपल्स है कि व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में संवेदी तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, सेंसोरी न्यूरल इंपल्स से संवेदी तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। अर्थात व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक रख दिया जाता है, उद्दीपक रखते ही संवेदी तंत्रिका आवेग अर्थात कोई मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है, मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है। संवेदी तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है और ये संवेदी तंत्रिका आवेग ये पेशीय संवेदी पेशीय अनुक्रिया को पैदा करता है, संवेदी पेशीय अनुक्रिया को पैदा करता है। मोटर न्यूरल इंपल्स, ठीक है, संवेदी पेशीय अनुक्रिया को पैदा करता है। संवेदी जो पेशीय अनुक्रिया होती है ये एक व्यक्ति की शारीरिक अनुक्रिया होती है।
क्या होती है, ये व्यक्ति की एक शारीरिक अनुक्रिया होती है। और पेशीय अनुक्रिया पैदा होने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही अनुक्रिया करता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करता है, सही अनुक्रिया करता है, अर्थात करेक्ट रेस्पॉन्स। करेक्ट रेस्पॉन्स यानी सही अनुक्रिया करता है, और सही अनुक्रिया करने के बाद में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात वो सीख जाता है। लक्ष्य तक पहुंच जाता है अर्थात सीख जाता है। कि क्लार्क हल ने सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया, कैपिटल एस स्मॉल एस स्मॉल आर और कैपिटल आर। कैपिटल एस स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया। ये सूत्र क्या कहता है कि क्लार्क हल का मानना है कि व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, जैसे चूहे के सामने भोजन रखा गया, चूहे के सामने क्या रखा गया, भोजन रखा गया, ठीक उसी प्रकार एक बालक के सामने रिट की एग्जाम है। ठीक उसी प्रकार बालक के सामने क्या है, एक रिट की एग्जाम है। ठीक है, जब ये भोजन और ये रिट की एग्जाम है, ये दोनों ही विद्यार्थी के लिए स्टिमुलस है, उद्दीपक है। ठीक है, जिस प्रकार चूहे के लिए भोजन उद्दीपक है, ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी के लिए रिट की एग्जाम भी क्या है, उद्दीपक है। जब रिट के एग्जाम के बारे में कोई विज्ञप्ति आती है, फिर भूखे चूहे के सामने भोजन रखा गया, भोजन रखते ही उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तब वह संवेदी तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, यानी इस उद्दीपक के प्रति बेचैनी क्रियाशीलता पैदा होती है, अर्थात मानसिक क्रिया करने लगता है। कौन, प्राणी। प्राणी मानसिक क्रिया करने लगता है, और मानसिक क्रिया करने के बाद में उसको सामने यदि स्टिमुलस दिखाई देता है तो वो अपने शारीरिक अनुक्रिया करता है, चलकर किसके पास में जाता है, इस भोजन के पास में जाता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जब ये संवेदी तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, ये संवेदी तंत्रिका आवेग संवेदी पेशीय अनुक्रिया को पैदा करता है, मोटर न्यूरल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। ठीक है, ये संवेदी पेशीय यानी शारीरिक अनुक्रिया को पैदा करता है कि मैं, चूहा जिस प्रकार से सोचता है कि मैं किसके पास में जाऊं, भोजन के पास में जाऊं, और विद्यार्थी सोचता है कि मैं रिट की एग्जाम करके मैं टीचर बन जाऊं। फिर वो क्या करता है, यदि संवेदी पेशीय अनुक्रिया पैदा होते ही वो अनुक्रिया करने लगता है, और अनुक्रिया करके वो सही अनुक्रिया करता है, करेक्ट रेस्पॉन्स, सही अनुक्रिया करता है, और सही अनुक्रिया करके यदि वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इसका मतलब उस बालक ने क्या किया, सीख लिया, और सीखे हुए इस ज्ञान पर व्यक्ति को क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। वापस एक बार प्राप्त हुई, पुनर्बलन मिला, और पुनर्बलन मिलने के बाद में यदि दोबारा इसी क्रिया का दोहराव किया जाए तो प्राणी लक्ष्य तक पहुंचना आसानी के साथ में सीख जाता है। तो इस स्टिमुलस को कैपिटल एस के माध्यम से व्यक्त किया, संवेदी तंत्रिका आवेग सेंसोरी न्यूरल इंपल्स है, ऐसे सेंसोरी वाले एस को स्मॉल एस के नाम से प्रतिपादित किया, संवेदी पेशीय अनुक्रिया मोटर न्यूरल रेस्पॉन्स को, इस रेस्पॉन्स को स्मॉल आर के नाम से व्यक्त किया, और जो करेक्ट रेस्पॉन्स है, ये जो सही अनुक्रिया थी, इस आर को कैपिटल आर नाम दिया, और सीखने के लिए एस एस स्टिमुलस रेस्पॉन्स अनुक्रिया नाम का सूत्र दिया। ठीक है, तो सूत्र देके इस बात का सीधा बखान किया कि व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक रखते हैं और उद्दीपक रखने के तुरंत बाद में उद्दीपक के प्रति क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। ठीक है, संवेदी जो मस्तिष्क में संवेदी तंत्रिका आवेग है वो उत्पन्न होता है, यानी मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न होती है, क्रियाशीलता, तनाव, बेचैनी की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो शारीरिक क्रिया करता है, और शारीरिक क्रिया करने के बाद में अंत में वो सही अनुक्रिया करने लगता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार सूत्र प्रस्तुत करके क्लार्क हल ने निष्कर्ष निकाला कि प्राणी सीखने के लिए अनेक सारे उद्दीपकों के प्रति अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है, कि एस यानी अनेक उद्दीपक हो गए, आर अनेक अनुक्रिया हो गई। ये निष्कर्ष निकाला, ये एस आर सूत्र देके निष्कर्ष निकाला कि प्राणी जब सीखता है तो सीखने के लिए अनेक प्रकार के उद्दीपकों के मध्य अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी एक बार।
इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्लारक हल का एक और सूत्र पूछा गया कि क्लारक हल ने इसके अलावा एक और सूत्र दिया, और सूत्र दिया B बराबर H गुणा D, B बराबर H गुणा D, B बराबर H गुणा D सूत्र भी किसके द्वारा दिया गया? क्लारक हल के द्वारा दिया गया। इस सूत्र की भी हम व्याख्या करते हैं। इस सूत्र के अंतर्गत जो B है, ये B का अर्थ होता है बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार शक्ति, व्यवहार शक्ति, बिहेवियर पोटेंशियल। बी क्या है? बिहेवियर पोटेंशियल यानी व्यवहार शक्ति। एच यानी हैबिट, हैबिट स्ट्रेंथ, हैबिट स्ट्रेंथ आदत शक्ति, हैबिट स्ट्रेंथ यानी आदत शक्ति, हैबिट स्ट्रेंथ यानी आदत शक्ति। डी का अर्थ होता है ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव होता है अंतर्नोद, चालक या परनोद, अंतर्नोद, चालक या परनोद। सीखने का दूसरा सूत्र दिया B बराबर H गुणा D। इस व्यवहार शक्ति है, इस व्यवहार शक्ति को प्रतिक्रिया व्यवहार या फिर प्रतिक्रिया शक्ति भी कहते हैं, प्रतिक्रिया शक्ति भी कहते हैं। यहां से भी एक फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया, इस प्रश्न की भी हम बात करेंगे। प्रतिक्रिया शक्ति, रिएक्टिव, रिएक्टिव पोटेंशियल, रिएक्टिव पोटेंशियल, प्रतिक्रिया शक्ति। व्यवहार शक्ति को किस नाम से पुकारते हैं? प्रतिक्रिया शक्ति के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। तो सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया B बराबर H गुणा, गुणा का अर्थ गुणनफल, गुणा का अर्थ क्या है? गुणनफल, ठीक है। तो क्लारक हल ने सीखने का एक और सूत्र प्रस्तुत किया, और सूत्र प्रस्तुत करके कहा कि व्यक्ति की जो व्यवहार शक्ति है, ये व्यवहार शक्ति उस व्यक्ति की आदत शक्ति और अंतर्नोद की जो शक्ति होती है, कौन सी शक्ति? व्यवहार शक्ति होती है, वो उसकी आदत शक्ति यानी हैबिट स्ट्रेंथ आदत शक्ति, और जो उसके अंतर्नोद की जो शक्ति होती है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? गुणनफल के बराबर होती है। यानी व्यक्ति वातावरण के साथ में जितनी अंतःक्रिया करता है, अपने व्यवहार को उतना ही दृढ़ कर लेता है। अर्थात व्यक्ति को जितना अधिक पुनर्बलन दिया जाता है, पुनर्बलन मिलने से अंतर्नोद में कमी आती है। किसमें कमी आती है? अंतर्नोद में कमी आती है, और व्यक्ति व्यवहार के अंतर्गत अधिगम की प्रक्रिया होती है, वो सबसे अधिक करता है। क्या करता है? सबसे अधिक करता है। तो बी यानी बिहेवियर पोटेंशियल, इसको प्रतिक्रिया शक्ति, रिएक्टिव पोटेंशियल के नाम से भी पुकारते हैं। एच का अर्थ होता है हैबिट यानी आदत शक्ति, हैबिट स्ट्रेंथ आदत शक्ति, और ड्राइव का अर्थ होता है अंतर्नोद, चालक, प्रणोद, ठीक है। तो इस सूत्र के माध्यम से क्लारक हल ने निष्कर्ष निकाला कि एक व्यक्ति की जो व्यवहार शक्ति है, ये व्यवहार शक्ति व्यक्ति की देखो आदत शक्ति गुणा ड्राइव यानी अंतर्नोद शक्ति, कि व्यक्ति की व्यवहार शक्ति है और उसकी आदत शक्ति और अंतर्नोद की शक्ति होती है, उसके गुणनफल के बराबर होते हैं। दोनों को गुणा करने के बाद में जितना रिजल्ट आता है, उतना रिजल्ट व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को सीखने के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यानी ये जो हैबिट शक्ति और ये अंतर्नोद है, ये बाहरी पुनर्बलन हो गया। क्या हो गया? पुनर्बलन हो गया, कि पुनर्बलन को बार बार बढ़ाया जाएगा तो अंतर्नोद में कमी आती है और व्यक्ति अधिगम एकदम से अधिक करता है। क्या करता है? अधिगम एकदम से अधिक करता है, ठीक है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्लारक हल ने 1943 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1943 ईस्वी में दिया था। इसके बाद में 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में इस सूत्र में संशोधन कर दिया। 1952 ईस्वी में, 1952
1952 ईस्वी में इस सूत्र में क्या किया, संशोधन किया। 1952 ईस्वी में इस सूत्र में थोड़ा सा संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में सीखने का सूत्र प्रस्तुत किया। B बराबर H गुणा D प्लस I गुणा V, I प्लस V। B बराबर H गुणा D प्लस I प्लस V। B तो व्यवहार शक्ति है, H आदर्श शक्ति है, D का मतलब ड्राइव है, H का मतलब इंसेंटिव पावर, सॉरी I का मतलब इंसेंटिव पावर, प्रलोभन शक्ति, इंसेंटिव पावर यानी प्रलोभन शक्ति। V का अर्थ होता है वेग, वेग ऑफ अटेंसिटी, वेग ऑफ अटेंसिटी स्टिमुल्स, उद्दीपक के प्रति उत्तेजना की तीव्रता, उद्दीपक के प्रति उत्तेजना की तीव्रता। ठीक है। बी का अर्थ होता है बिहेवियर पोटेंशियल, बी का अर्थ बिहेवियर पोटेंशियल, एच का अर्थ हैबिट स्ट्रेंथ है, एच का अर्थ हैबिट और डी का अर्थ ड्राइव। कि 1952 ईस्वी में क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में एक और सूत्र दिया, यानी अपना जो सिद्धांत दिया था 1943 में, इस सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया और परिवर्तन करके कहा कि व्यक्ति की व्यवहार शक्ति के साथ में आदर्श शक्ति के साथ में जो उसकी अंतर्निरोध की शक्ति होती है, उस अंतर्निरोध की शक्ति के साथ में प्रलोभन शक्ति और उद्दीपक के प्रति उत्तेजना की जो तीव्रता होती है वो भी दोनों शामिल होती है। कि व्यक्ति को एक बार पुनर्बलन दे दिया जाता है, वो पुनर्बलन उस बालक के लिए प्रलोभन का काम करता है, अर्थात लालच का काम करता है, और पुनर्बलन देने के तुरंत व्यक्ति बाद में क्या करता है, उद्दीपक के प्रति उत्तेजना तीव्र कर देता है, अर्थात तीव्र गति से क्या करता है, वो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से क्रिया करता है, और तीव्र गति से क्रिया करके क्या करता है, अपने जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो सीखने का तीसरा सूत्र दिया, B बराबर H गुणा D प्लस I गुणा V। कि व्यक्ति की जो आदर्श शक्ति होती है, व्यवहार शक्ति के साथ में उसकी आदर्श शक्ति, अंतर्निरोध की शक्ति होती है, उसके साथ में प्रलोभन शक्ति और उद्दीपक के प्रति उत्तेजना की तीव्रता होती है, ये भी सीखने में अर्थात अधिगम करने की प्रक्रिया में दोनों शामिल होती है। लेकिन व्यक्ति तीव्र गति कितनी बार करेगा, कितनी देर तक करेगा? हम जब पढ़ने के लिए सीखते हैं तो जब शुरुआती दौर होता है, उस शुरुआती दौर में तो हमारे में जोश होता है, और जोश में हम होश नहीं फूलते, 5-10 दिन लगातार तैयारी करते हैं। लेकिन 5-10 दिन बीतने के बाद में हमारी तैयारी में क्या आ जाता है, हमारी तैयारी में उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी खुशी कभी गम। 5 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन नहीं पढ़ते, 4 दिन पढ़ते हैं, या फिर 10 दिन नहीं पढ़ते। ठीक है। अभी 1-2 दिन पहले अखबार की बात है, उस अखबार में कि व्यक्ति के सामने वर्तमान में कोई लक्ष्य नहीं, रिट की एग्जाम यदि 2 सितंबर को होती तो सारे विद्यार्थी किसी न किसी आधार पर तैयारी करते, चाहे वो अपने जो यूट्यूब से किसी भी चैनल का चयन करते, उसके बाद में तैयारी करते, या फिर उसके पास में ऑथेंटिक सामग्री है उसके पास में तैयारी करते, या फिर पहले कोई कोचिंग वगैरह की उसमें से तैयारी करते। लेकिन वर्तमान में एक खोज के द्वारा, एक रिसर्च के द्वारा पत्रिका वालों ने, दैनिक भास्कर वालों ने ये तथ्य प्रस्तुत किए लोगों के सामने कि वर्तमान में जितने भी युवा है और जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 75% जो युवा वर्ग है वो एकदम से अध्ययन के प्रति लापरवाह हो गए। क्या हो गए? लापरवाह हो गए। ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया इस सूत्र के माध्यम से भी दर्शाती है कि व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य है ही नहीं, लक्ष्य नहीं है तो वो अनुक्रिया बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, अनुक्रिया नहीं कर रहा है। यदि अनुक्रिया करेगा तो जब एग्जाम की तैयारी थी, ऐसा होता कि एग्जाम है और जब पहले डिसाइड कर रखे थे कि 2 अगस्त को एग्जाम, तो सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करते करते अब क्या हो गए, वो थक गए। क्या हो गए? थक गए। तो इस सूत्र के माध्यम से क्लार्क हॉल ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति जब अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है तो अनेक प्रकार की अनुक्रिया करने के कारण उनको थकान महसूस होती है।
अनेक प्रकार की अनुक्रिया करने के कारण उसको क्या महसूस होती है? थकान महसूस होने लगती है। और इस थकान को क्लारक हल ने क्या नाम दिया? प्रतिक्रिया अवरोध नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रतिक्रिया अवरोध। की व्यक्ति जब क्रिया करता है और थकान होती है, ये थकान क्या करती है? अधिगम के अंतर्गत अवरोध पैदा करती है, अर्थात रिएक्टिव इनहिबिशन। ठीक है, प्रतिक्रिया अवरोध उत्पन्न होता है। ये प्रतिक्रिया अवरोध ये अनुबंधन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? अनुबंधन के कारण। ये जो प्रतिरोध है ये अनुबंधन के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात कंडीशनिंग इनहिबिशन। ठीक है, कि उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में प्राणी का अनुबंधन स्थापित हो जाता है। बार बार पुनर्बलन देने के बाद में भी अनुबंधन स्थापित हो जाता है, लेकिन बीच में थकान उत्पन्न होती है। ये थकान क्या करती है? ये थकान प्रतिक्रिया में अवरोध पैदा कर देती है। और इस अवरोध किसके कारण उत्पन्न होता है? इस अनुबंधन के कारण उत्पन्न होता है। क्लारक हल ने जो अवरोध की शक्ति थी, प्रतिक्रिया जो अवरोध की शक्ति थी, इस प्रतिक्रिया अवरोध की शक्ति को अवरोधात्मक अंतः शक्ति नाम दिया। क्या नाम दिया? अवरोधात्मक अंतः शक्ति नाम दिया। क्या नाम दिया? अवरोधात्मक अंतः शक्ति नाम दिया। इनहिबिशन पोटेंशियलिज्म ठीक है, अवरोधात्मक अंतः शक्ति नाम दिया। और इस अवरोधात्मक अंतः शक्ति को दोलन प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन प्रभाव भी कहते हैं। इसको दोलन प्रभाव के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑसिलेशन इफेक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। कि व्यक्ति बार बार उद्दीपक के अंदर तीव्रता दिखाता है, उद्दीपक के प्रति उत्तेजना की तीव्रता दिखाता है, उत्तेजना की तीव्रता के कारण इसमें थकान उत्पन्न होती है। इस थकान को प्रतिक्रिया अवरोध कहते हैं। कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, अधिगम होता है, अधिगम प्रक्रिया में क्या आता है? अवरोध आता है। और ये अवरोध किसके कारण उत्पन्न होता है? ये अवरोध अनुबंधन प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? अवरोध प्रतिक्रिया के कारण होता है। और इस अवरोध की शक्ति को क्या नाम दिया? अवरोधात्मक अंतः शक्ति नाम दिया। ये थकान होती है, ये थकान व्यक्ति के शरीर के अंदर ही होती है, शरीर के अंदर होती है। और शरीर के अंदर थकान होने के कारण व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के मार्ग को क्या कर देता है? पूरी तरह से बदल देता है। तो इस प्रकार सीखने के सूत्र प्रस्तुत किए और सीखने के सूत्र प्रस्तुत करके क्लारक हल ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति को जब पुनर्बलन दिया जाता है, व्यक्ति को क्या दिया जाता है? तब पुनर्बलन दिया जाता है। व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन देने के कारण अंतर्नोद में कमी आती है। किसमें कमी आती है? अंतर्नोद में कमी आती है। और अंतर्नोद में कमी आती है तो व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक जो आवश्यकता होती है उसको प्राप्त करने के लिए अधिगम करता है। और इस अधिगम प्रक्रिया में क्या आ जाती है? तीव्रता आ जाती है। क्लारक हल ने क्या क्या सीखने के 3 सूत्र प्रस्तुत किए और सीखने के सूत्र प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति को प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है और पुनर्बलन देने के कारण अंतर्नोद में कमी आती है, चालक में कमी आती है और अधिगम प्राणी क्या कर सकता है? तीव्रता के साथ में करता है। अब यहाँ से एक और प्रश्न प्रश्न में पूछा गया था कि क्लारक हल ने अपने सिद्धांत में किस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया, किस प्रकार के इस तथ्यों का विश्लेषण किया है, कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको अपने सिद्धांत में शामिल किया है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं व्यवहार शक्ति को भी शामिल किया है। व्यवहार शक्ति भी इस सिद्धांत का अंग है। व्यवहार शक्ति के अलावा प्रतिक्रिया शक्ति भी इस सिद्धांत का अंग है। हैबिट शक्ति यानी हैबिट स्ट्रेंथ आदत शक्ति के साथ में ड्राइव यानी चालक है। चालक के अलावा प्रलोभन शक्ति, प्रलोभन के अलावा उद्दीपक के प्रति उत्तेजना की तीव्रता, साथ में प्रतिक्रिया अवरोध और प्रतिक्रिया अवरोध के साथ में अनुबंधन अवरोध, अवरोधात्मक अंतः शक्ति और दोलन प्रभाव।
ये सारे के सारे अंग किसके माने गए? ये क्लार्क हॉल ने अपने सिद्धांत में जो सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की, उस व्याख्या के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण बिंदु को क्या क्या स्वीकार किया गया। और ये प्रश्न पूछा था कि क्लार्क हॉल ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस बिंदु को या फिर किस विषय वस्तु को या फिर किस स्थिति को शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न बनता है। इन सारी स्थिति को आपको क्या करना है? याद रखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या योगदान है। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व में जो पहला जो शैक्षिक महत्व प्रस्तुत किया क्लार्क हॉल ने, क्लार्क हॉल ने पुनर्बलन के सिद्धांत के माध्यम से प्राणी किस आधार पर सीखता है, सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की। सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की कि सीखने के 3 सूत्र दिए। कितने सूत्र दिए? सीखने के 3 सूत्र दिए। 3 में जो सीखने का पहला सूत्र था वो था स्टोमस से RR, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। पहला सूत्र दिया। इसके माध्यम से भी प्राणी किस आधार पर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, सीखता है। इसके माध्यम से सीखने की जो सूत्र है, सीखने की व्याख्या के दूसरा सूत्र दिया B बराबर H गुणा D। इस सूत्र के माध्यम से भी सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की। और तीसरा सूत्र दिया B बराबर H गुणा D प्लस I प्लस D। तो सर्वप्रथम सूत्र प्रस्तुत किए और सूत्रों के माध्यम से सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की। सीखने के लिए आवश्यकता को महत्वपूर्ण तत्व माना। किसको माना? सीखने के लिए आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना, महत्वपूर्ण तत्व माना। आवश्यकता को 2 भागों में बांटा, शारीरिक आवश्यकता एवं मानसिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता एवं मानसिक आवश्यकता। व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीखता है। तो आवश्यकता के कारण सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। आवश्यकता के कारण व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। यदि आवश्यकता नहीं होती है, यदि हमें कभी भूख लगती नहीं तो हम भोजन की तलाश कभी नहीं करते। ठीक है, तो आवश्यकता से क्या करता है? सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। आवश्यकता में यदि पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, क्या होती है? पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। तो पुनर्बलन क्या करता है? पुनर्बलन व्यक्ति की आवश्यकता अर्थात सीखने की प्रक्रिया को एकदम से तीव्र कर देता है। और जिस आवश्यकता की अर्थात जिस व्यक्ति जिस प्रकार की अनुक्रिया करता है और उस अनुक्रिया में यदि व्यक्ति को सफलता मिलती है तो वो सफलता हमेशा ही क्या प्रदान करती है? पुनर्बलन प्रदान करती है। इसलिए अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? पुनर्बलन, परबलन एवं सबलीकरण का सिद्धांत नाम दिया। ये पुनर्बलन के माध्यम से भी व्यक्ति क्या कर सकता है? सीख सकता है। कि सबसे पहले क्लार्क हॉल ने अपने सिद्धांत में जो पहला शैक्षिक महत्व दिया उसमें सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की। सीखने के 3 सूत्र प्रस्तुत किए और उन 3 सूत्रों के माध्यम से सीखने की व्याख्या प्रस्तुत की। सीखने के लिए आवश्यक तत्व किसको माना? आवश्यकता को माना कि व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीखता है। तो आवश्यकता के द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। जब आवश्यकता बार बार आवश्यकता होती है, आवश्यकता पर क्या मिलता है? व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है। और पुनर्बलन जब मिलता है तो सीखने की जो गति होती है उसमें तीव्रता आती है। और पुनर्बलन से जो भी तीव्र गति करता है और उस तीव्र क्रिया के प्रति यदि सफलता दिखती है तो वो सफलता हर बार क्या करती है? व्यक्ति को पुनर्बलन प्रदान करती है। इसलिए अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? पुनर्बलन, परबलन एवं सबलीकरण का सिद्धांत नाम दिया। धन्यवाद दोस्तों। थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसका प्रतिपादन E.R. गुथरी अर्थात एडविन गुथरी के द्वारा किया गया है। एडविन गुथरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, एडविन गुथरी ने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम कब किया? अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1952 ईस्वी में किया। कब किया? 1952 ईस्वी में किया।
1952 ईस्वी में एडविन गुथ्री ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया और इस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। क्या नाम था? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1952 ईस्वी में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इस पुस्तक का प्रकाशन किया और प्रकाशन करने के साथ 1952 ईस्वी में इसी पुस्तक के अंतर्गत अपना समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। एडविन गुथ्री ने अपने सिद्धांत में सर्वप्रथम थॉर्नडाइक का जो एसआर सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्लार्क हल का सीआर थ्योरी, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके अलावा स्किनर का आरएस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, और साथ ही क्लार्क हल का रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, पुनर्बलन परबलन एवं सबलीकरण का जो सिद्धांत था, इन सारे सिद्धांतों का खंडन किया। सारे सिद्धांतों का क्या किया? खंडन किया। सारे सिद्धांतों का खंडन किया सबसे पहले। ठीक है। एडविन गुथ्री ने 1952 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। प्रकाशन करवाने के बाद इसी पुस्तक के अंतर्गत अपना जो समेकता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत था, ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। प्रतिपादन करने के साथ थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी, पावलोव की सीआर थ्योरी, स्किनर की आरएस थ्योरी और क्लार्क हल के रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत था, इन सिद्धांतों का खंडन किया। क्या किया? खंडन किया। खंडन क्यों किया? खंडन इस आधार पर किया कि इससे गुथ्री का मानना था, गुथ्री का मानना था कि सीखना, क्या करना? सीखना, उद्दीपक सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच, सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता। पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता। पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता, बल्कि सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य समेकता स्थापित करना है। समेकता स्थापित करना है। समेकता स्थापित करना है अर्थात सीखना तब होता है, अर्थात सीखना तब होता है जब अनेक उद्दीपकों एवं अनुक्रिया, अनेक उद्दीपकों एवं अनुक्रियाओं के मध्य समेकता निश्चित समय एवं दूरी पर होती है। निश्चित समय एवं दूरी पर होती है। ठीक है। कि एडविन गुथ्री ने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी, पावलोव की सीआर थ्योरी, स्किनर की आरएस थ्योरी और क्लार्क हल के रेनफोर्समेंट थ्योरी का खंडन क्यों किया?
इस आधार पर किया। रिट की जो 2018 की एग्जाम लगी थी, रिट 2018 में यहां से 1% पूछा भी जा चुका है, यहां से 1% पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है। हमारे पास में विकल्प है, पहला जो विकल्प है वो है एसआर थ्योरी, दूसरा जो विकल्प है वो है सीआर थ्योरी, तीसरा विकल्प है वो है आरएस थ्योरी, और चौथा विकल्प है वो है कंटीन्यूअस थ्योरी। कंटीन्यूअस थ्योरी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है? तो गुथरी का समीपता एवं प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, वो पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है। कैसे नहीं करता? ये लाइन इस बात को पूरी तरह से प्रतिपादित कर रही है, स्पष्ट कर रही है। एसआर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत पर सर्वाधिक अभ्यास पर बल दिया। किस पर बल दिया? अभ्यास पर बल दिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत पर क्रिया के पुनरावृत्ति पर बल दिया, पुनरावृत्ति पर बल दिया, ठीक है। इसके अलावा आरएस थ्योरी में भी स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया, और पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने तो सबसे महत्वपूर्ण सीखने के लिए भी किसको माना? पुनर्बलन को माना। इसका मतलब थॉर्नडाइक के सिद्धांत में विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करवाया जा रहा है तो पुनर्बलन मिल रहा है। सीआर थ्योरी में विषय वस्तु की बार बार पुनरावृत्ति करवाई जा रही है तो पुनर्बलन मिल रहा है। और आरएस थ्योरी के अंतर्गत स्किनर ने और रेनफोर्समेंट थ्योरी के अंतर्गत क्लार्क हल ने तो स्वीकार ही किसको किया था? पुनर्बलन को स्वीकार किया था। बल्कि गुथरी का मानना है कि पुनर्बलन स्थापित करके प्राणी को कभी भी नहीं सिखाया जा सकता, कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता, सीखना नहीं होता, नहीं सीख सकता। कि प्राणी को उद्दीपक दिखाकर अनुक्रिया करवाई जाए और उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी कभी भी नहीं सीखता है। खंडन किया इन चारों के सिद्धांत का, यही से प्रश्न पूछ लिया। हम जब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं या फिर पढ़ते समय, उस समय हम क्या करते हैं कि जो सिद्धांत वगैरह प्रस्तुत किए गए उस सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है ये हम कभी भी नहीं समझ पाते। हम केवल रटने पर ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं? केवल और केवल रटने पर ध्यान देते हैं। हम हमें जो पढ़ाया जाता है उसकी सही तरीके से हम नकल भी नहीं कर सकते। सही तरीके से क्या नहीं कर सकते? सही तरीके से हम नकल भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसा टीचर कहता हम वैसा नहीं कर सकते। एक बार टीचर ने क्या किया, बच्चों का ध्यान, बच्चे विषय वस्तु के प्रति कितना ध्यान केंद्रित करता है ये ध्यान केंद्रित करवाने के लिए एक छोटी सी प्रतियोगिता रख दी, ठीक है। क्या रख दी? प्रतियोगिता रख दी। प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या मंगवाया? बच्चों से किसी बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को बोला कि जा गोबर उठा के लेके आ। गोबर उठा के लेके आया, उसके ऊपर खूब सारी चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद में स्टूडेंट्स को सामने आस पास में बिठा लिया और बिठाने के बाद में कि आज आपकी प्रतीक्षा की जा रही है, परीक्षा ली जा रही है कि आप विषय वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित कितना करते हो, ध्यान केंद्रित करने की योग्यता कितनी है, आप कितना समझते हो, ठीक है। बोले क्या करना है? करना क्या? बोले इसमें इस गोबर में अंगुली डुबोनी है और डुबोने के बाद में चाट लेनी है। सबसे पहले टीचर ने अंगुली डुबोई और एक सीधी वाले अंगुली को डुबोकर दूसरी वाले अंगुली को चाट लिया। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने उसी अंगुली को डुबाया और उसी को चाट लिया। इसका मतलब उन्होंने क्या नहीं किया? ध्यान केंद्रित नहीं किया, विषय वस्तु को सही तरीके से समझा ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले
5 घंटे पढ़ने की बजाय आप चाहे आधे घंटे पढ़ लो, उस आधे घंटे को सोच समझ के या फिर मनन करके यदि आपने पढ़ लिया तो ऐसा ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। और परीक्षा में भी हमारे साथ में यही घटना घटित होती है कि हम परीक्षा देने जाते हैं, जल्दीबाजी बहुत करते हैं। हमें फिक्स टाइम दिया होता है कि जब रीट का पेपर है, और रीट का पेपर के लिए हमें कम से कम 90 मिनट मिले, 150% के लिए 90 मिनट मिले, लेकिन 90 मिनट भी हमारे लिए काफी होती है। हम पेपर को इतना जल्दी सोल्व करते हैं कि 1 घंटे में पेपर को सोल्व करके और सोल्व करने के बाद में ओएमआर शीट को भरकर आसानी के साथ में बैठ जाते हैं, नींद लेने लग जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि हम किसी भी विषय वस्तु का जो आंसर है वो बिना सोचे समझे देते हैं, और जिसका परिणाम जब आता है तो उसका भुगतान भी किसको करना पड़ता है, खुद ही कोई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये पुनर्बलन का विरोध करता है। तो प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता, तो समयता और प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता। कि गोत्रे मानता है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन का आधार सीखना नहीं होता। प्राणी को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच में समीपता स्थापित कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए, समीपता स्थापित कर देनी चाहिए। समीपता ऐसे ही स्थापित करने देनी चाहिए कि वर्तमान समय में हम रिट की एग्जाम की बात करें, रिट के बारे में न कोई विज्ञप्ति आई है, 2020 की जो रिट है उसके न तो कोई विज्ञप्ति आई है और न सिलेबस पूरी तरह से डिक्लेयर हुआ है। ऐसे में सारे विद्यार्थी असमंजस्य की स्थिति में, कोई भी विद्यार्थी 80% विद्यार्थी तैयारी नहीं करें, ऐसे इधर उधर ही घूम रहे। यदि उनको बता दिया जाए कि ये रिट है और रिट की एग्जाम आपके लिए उद्दीपक है, इस उद्दीपक के साथ में विद्यार्थियों की समीपता स्थापित कर दे कि एग्जाम मात्र 1 मंथ के बाद में होने वाली है, लक्ष्य जितना पास में होगा व्यक्ति उतनी जल्दी अनुक्रिया करेगा और अधिगम तीव्र गति से कर लेगा। ये कौन स्वीकार करता है, ये एडविन गोत्रे स्वीकार करता है। ये कहता है कि सीखना तब होता है कि जब अनेक उद्दीपकों के मध्य, अनेक उद्दीपकों के प्रति अनेक क्रियाओं के मध्य समीपता एक निश्चित समय यानी 1 महीने का समय दे दिया जाता है, निश्चित समय और निश्चित दूरी पर होती है, तो प्राणी शीघ्रता के साथ में सीखता है। अतः एडविन गोत्रे ने अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया, अपने सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो एडविन गोत्रे ने 1952 ईस्वी में अपनी पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का प्रकाशन किया। प्रकाशन करने के साथ इसी पुस्तक के अंतर्गत अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और प्रतिपादन करके सबसे पहले SR थ्योरी, CR थ्योरी, RS थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी का खंडन किया, और खंडन करके निष्कर्ष निकाला कि सीखना उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में पुनर्बलन का आधार नहीं होता। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता स्थापित कर दी जाए, और समीपता इतनी स्थापित की जाए कि उसके बीच में निश्चित समय और निश्चित दूरी रख दी जाती है, तो प्राणी शीघ्रता के साथ में क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है, अर्थात सीख लेता है। अब हम बात करते हैं एडविन गोत्रे ने प्रयोग किस पर किया, प्रयोग किस पर किया। एडविन ने प्रयोग एक खरगोश यानी सफेद रंग के खरगोश और सफेद रंग के खरगोश के साथ में बिल्ली पर प्रयोग किया। सफेद रंग के खरगोश और सफेद रंग के खरगोश के साथ में बिल्ली पर प्रयोग किया। खरगोश के साथ में प्रयोग एक 3 वर्ष के बालक, 3 वर्ष का बालक, और बालक का नाम था पीटर। बालक का क्या नाम था, पीटर। खरगोश के साथ में जो प्रयोग किया वो 3 वर्षीय बालक पीटर पर किया। वॉटसन ने अपना जो प्रयोग किया था व्यवहारवाद में अधिगम का जो सिद्धांत है, इसके आगे वाला सिद्धांत हम चर्चा करेंगे। वाटसन ने भी अपना जो अपने खुद का जो 11 माह का बालक था अल्बर्ट, और 3 वर्ष का जो बालक था पीटर, उन दोनों पर प्रयोग किया। तो पीटर पर प्रयोग है वो एडविन गोत्रे के द्वारा भी किया गया, और जो पीटर पर प्रयोग है वो वाटसन के द्वारा भी किया गया। क्योंकि एडविन गोत्रे का सिद्धांत है, ये वाटसन का व्यवहारवाद का अधिगम सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो प्रयोग खरगोश और खरगोश के साथ में किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया।
बिल्ली पर एक प्रयोग किया और एक प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला, एक प्रयोग किया और एक प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक जटिल विषय वस्तु यानी कठिन विषय वस्तु, बालक जटिल विषय वस्तु को सीखने के लिए, जटिल विषय वस्तु को सीखने के लिए अनेक उद्दीपकों के मध्य अनेक अनुक्रिया करता है, अनेक उद्दीपकों के मध्य अनेक अनुक्रिया करता है, अनेक अनुक्रिया करता है और समीपता स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? समीपता स्थापित कर लेता है कि व्यक्ति जैसे गणित और विज्ञान विषय को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करनी पड़ेगी। अंत में जाकर क्या होता है, काफी बार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध या अनुबंधन स्थापित होने के बाद में दोनों के मध्य क्या होती है? समीपता स्थापित होती है। तो बिल्ली पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक जटिल विषय वस्तु जैसे गणित और विज्ञान विषय इनको सीखने के लिए क्या करनी पड़ती है? उसको बार बार अनुक्रिया करती है, तब उस उद्दीपक के बीच में क्या होती है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता अर्थात साहचर्य स्थापित हो जाता है। खरगोश और 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग किया और पीटर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला, पीटर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, अनेक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, अनेक प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है, सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है। अतः इस सिद्धांत को एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल प्रयास का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। खरगोश का 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति एक ही प्रयास करता है और एक ही प्रयास में विषय वस्तु का क्या कर लेता है? ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात कि व्यक्ति के सामने कोई नवीन उत्तेजक आता है, व्यक्ति सीखता जाता है और नवीन उत्तेजक आता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी जो अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन स्थापित कर लेता है और अनुबंधन स्थापित करने के बाद में जो अनुक्रिया है इस अनुक्रिया को नवीन उत्तेजक होता है उसके प्रति प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत नाम दिया। जैसे कि ये जो 3 वर्ष का बालक ये पीटर है, ये 3 वर्ष का बालक पीटर, ये 3 वर्ष का बालक पीटर, ठीक है। ये पीटर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भोजन कर रहा था। ये पीटर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में क्या कर रहा था? भोजन इसके लिए उद्दीपक था और इसकी पीटर की जो अनुक्रिया है वो किसके प्रति थी? इस पीटर की जो अनुक्रिया है इस भोजन के प्रति थी। पीटर अपने प्रारंभिक दौर में इस खरगोश से डरता था। क्या करता था? डरता था। तो अब क्या किया? ये पीटर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भोजन कर रहा है और इसी कमरे के अंदर एक कोने में बॉक्स लाकर रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? बॉक्स लाकर रख दिया जाता है
और इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, खरगोश होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है, खरगोश होता है। और ये खरगोश क्या है, एक नवीन उत्तेजक है। खरगोश क्या है, उत्तेजना प्रदान करने वाला ये तत्व है, यानी उत्तेजक है। ये उत्तेजक है, ये भोजन कर रहा है, खरगोश से बहुत ज्यादा डर रहा है। खरगोश क्या करता है, इसे बुक से बाहर गर्दन निकालता है। गर्दन निकालते ही इससे पीटर का ध्यान है किसकी तरफ जाता है, इस खरगोश की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, खरगोश की तरफ जाता है कि वर्तमान समय में जो अनुक्रिया कर रहा था, यानी पहले जो अनुक्रिया कर रहा था, ये पहले अनुक्रिया ऐसा भोजन था, इस भोजन की ओर कर रहा था। लेकिन अब खरगोश दिखाई देते हैं। खरगोश दिखाई देने पर अब जितनी प्रकार की अनुक्रिया कर रहा है, रेस्पॉन्स, ये इस नवीन उत्तेजक के प्रति कर रहा है। क्या कर रहा है, नवीन उत्तेजक के प्रति कर रहा है। थोड़ी देर बाद में क्या किया, इस खरगोश को जस्ट पास में लाके रख दिया। खरगोश को इस पीटर के पास में लाके रख दिया। क्या कर दिया, पास में लाके रख दिया, यानी यहां पर समीपता स्थापित कर दी। क्या कर दी, समीपता स्थापित कर दी। और पास में लाने के तुरंत बाद में इस पीटर का भय निकल जाता है और एक ही प्रयास में ये पीटर इस खरगोश के साथ में खेलना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, खेलना शुरू कर देता है। खेलना शुरू कर देता है। इसका ध्यान किसकी तरफ था, भोजन की तरफ था। लेकिन ये जो ध्यान है, ये अब देखो किधर चला गया, ये नवीन उत्तेजक की तरफ चला गया। किसकी तरफ, नवीन उत्तेजक की तरफ चला गया। इसलिए जो अनुक्रिया की, इस अनुक्रिया का नवीन उत्तेजक के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अर्थात व्यक्ति के ध्यान का जो उद्दीपक था, इस उद्दीपक के प्रति क्या हो गया, इस पीटर का प्रतिस्थापन हो गया। ये व्यक्ति की, इस पीटर की जो अनुक्रिया थी, इसलिए अनुक्रिया किधर होगी, ये इस खरगोश की तरफ प्रतिस्थापित होगी। तो इस आधार पर खरगोश एवं 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग किया और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए अनेक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे बालक होते हैं, वो एक ही प्रयास में आसानी के साथ में सीख जाते हैं। अतः अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया, एकल प्रयास का सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया, एकल प्रयास का सिद्धांत नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। इस सिद्धांत का एक ही शैक्षिक महत्व है कि शिक्षक का दायित्व है। किसका दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के समक्ष उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या करें, बालकों के समक्ष उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता या साचर्य स्थापित करें। क्या करें, समीपता या साचर्य स्थापित करें, जिसके कारण बालक क्या करेंगे, शीघ्रता के साथ में अधिगम करेंगे और आसानी के साथ में सीख जाएंगे। कि शिक्षक का दायित्व है, किसका दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है कि शिक्षक बालकों के सामने उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में क्या करवाएं, बालकों की समीपता स्थापित करवाएं। उद्दीपक के साथ में बालकों की समीपता स्थापित करवाएं, बालक शीघ्रता के साथ में क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।